बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.9 को और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.10 को। जो पिछली वीडियो में हमने जो यानी कि 6.9 जो एक्सरसाइज हमने जो सॉल्व की थी उसमें पहले से इक्वेशनें बनी बनाई हमें जो है दी गई थी, उन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना था। लेकिन जो एक्सरसाइज 6.10 है इसमें आप गौर से देखें, इसमें इक्वेशनें नहीं दी गई बल्कि कुछ अबारती सवाल दिए गए हैं, यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। तो स्टेटमेंट के ज़रिए उन्होंने पूछा कि हमने करना क्या है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करने से पहले इनको समझना ज़रूरी है। अगर जिसको ये क्वेश्चन जो है सिर्फ क्वेश्चन समझ आ जाए तो वो आगे सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझने के लिए हमने इसको एक या दो बार लाजमी पढ़ना है। जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनको पहले दो बार लाजमी पढ़ना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई हैं यानी कि अबारतें लिखी हुई हैं इनको हमने बदलना है इक्वेशंस में। ठीक है, फिर उन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखें, सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है अहमद एडिड 5 इन ट्वाइस ऑफ ए नंबर। कहते हैं अहमद ने क्या किया है, एक नंबर के दुगना में 5 को जमा कर दिया है। एक नंबर के ट्वाइस ऑफ ए नंबर का मतलब है एक नंबर का दुगना। अब वो नंबर क्या है हमें तो नहीं पता वो क्या नंबर है, इसका मतलब है हमें वो नंबर लेट करना पड़ेगा। इधर हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं और आगे लिखते हैं लेट द नंबर इज़ इक्वल टू एक्स। यानी हाँ, नंबर हमें पता ही नहीं है तो हम क्या उस किसके दुगना में हम ऐड करें। लिहाजा जो हमें चीज़ नहीं पता उसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर इज़ इक्वल टू एक्स, यानी को हमें नहीं पता क्या है, हम कहते हैं वो एक्स है। ठीक है, तो और इसने अब हम स्टार्ट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, यानी वो नंबर हमने लेट करके हमने लिखना है जो हमें बात बताई गई है, ये स्टेटमेंट बताई गई है इसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यानी कि जो गिवन अबारत है उसके मुताबिक हम क्या लिखेंगे कि हमने क्या किया है, एक नंबर का जो दुगना किया है उसमें हमने 5 ऐड कर दिया है। एक नंबर का दुगना करके यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें हमने क्या किया है, 5 को ऐड कर दिया है। एडिड यानी कि ऐड किया है, ट्वाइस का मतलब दुगना 2 और नंबर का मतलब है एक्स, ट्वाइस है। तो देन उसके बाद उसने क्या किया, जमा करके उसने बाद क्या किया उसने, देन ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ द नंबर फ्रॉम द रिज़ल्ट। यानी कहता है कि जब इनको जमा कर दिया उसने तो जो आंसर आया उसमें से उसने क्या किया है, नंबर का आधा माइनस कर दिया है उस नंबर का, यानी कि एक्स का आधा करके उसने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया है। ठीक हो गया। फिर यहाँ तक करने के बाद उसने क्या किया, फाइनली ही गॉट द आंसर 8। यानी जब ये सारा काम कर दिया उसका आंसर क्या आया है, इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, जब आंसर आ गया तो इसका मतलब है इज इक्वल टू 8 आंसर आ गया। तो फिर क्या कहता है, फाइंड दी नंबर, यानी वो नंबर बताएं, वो नंबर तलाश करें, वो नंबर है क्या। तो हमने तो वो लेट किया नंबर एक्स है, हम तो ये कह सकते हैं कि वो एक्स है, लेकिन एक्स की वैल्यू अगर आ जाएगी तो वो वही नंबर ही होगा। ठीक है, यहाँ तक जो करना था हमने इक्वेशन बना लिया, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो एक्स के बगैर है हम उनको उस साइड पे ले जाते हैं, एक्स वाली इधर ही रहने देते हैं, एक्स के बगैर वाला उस साइड पे ले जाते हैं। एक्स 8 माइनस ये जो 5x के बगैर है ये तो जाके माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 ज़ार 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 में से 5 निकालें तो 3 बचेगा और 4x में से एक x निकाल दें तो कितने x बच गए, 3x बच गए, डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से नीचे 2 है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ले जाते हैं उधर, 3x इज़ इक्वल टू उधर जाके 6 हो जाएगा। अब 3 को हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 से काट जाएगा, 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 2। तो x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो हम कहेंगे कि 100 वो नंबर क्या है, 100 नंबर इज़ इक्वल टू 2, नंबर इज़ इक्वल टू 2। यानी कि वो नंबर जो उसने पूछा था वो हमने फाइंड कर लिया है, वो हमारे पास क्या आंसर आया उसका, 2 नंबर आया है, इनको नंबर 2 है।
ठीक है। तो इस तरह हमने पहले क्वेश्चन को समझना होता है, क्वेश्चन को समझ के उसमें से हमने चीज़ें जो जो हमें चीज़ें नहीं दी गई उनको हमने लेट कर लेना है। तो उस फिर बाकी जो क्वेश्चन है उसको पढ़ के हमने इक्वेशनें बना लेनी है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं इफ़ वी ऐड 3 इन द हाफ ऑफ ए नंबर, फिर वही काम कर दिया इसने। इफ़ वी ऐड 3 इन हाफ ऑफ ए नंबर, यानी वो नंबर क्या है हमें तो नहीं पता कौन सा नंबर है, तो हम क्या करेंगे सोल्यूशन लिख के हम लेट कर देंगे वो नंबर क्या है x। लेट द नंबर इज इक्वल टू x, हमें नहीं पता क्या, हम कहते हैं x है। फिर क्या अकॉर्डिंग, फिर ये लेट करके जो ही लेट करना आपने नीचे क्या लिख देना अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या गिवन स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यानी कि सवाल जो दिया हुआ है, बातें जो की हुई उनके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो उसके मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं कि इफ़ वी ऐड 3 इन द हाफ ऑफ ए नंबर, यानी एक नंबर उसका हाफ करें, यानी कि x का हाफ करें, उसमें क्या ऐड कर दें 3 उसमें ऐड कर दें, यानी कि +3 कर दें। तो फिर क्या कहता है वी गेट द सेम रिज़ल्ट एज वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्राम द क्वार्टर ऑफ द नंबर। कहता है हमें वही रिज़ल्ट हासिल होता है, यानी कि वो बराबर आ जाता है अगर हम इसके क्वार्टर में से, यानी कि इसके चौथे हिस्से में से, नंबर के क्वार्टर में से, यानी कि नंबर के चौथे हिस्से में से 1 को माइनस कर दें। ठीक है, फिर समझ लें। कहता है कि इफ़ वी ऐड 3 इन हाफ ऑफ ए नंबर, यानी एक नंबर है उसके हाफ में अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमारे पास वही रिज़ल्ट आता है, यानी कि इक्वल आता है, वही रिज़ल्ट आता है अगर हम क्या करें उसी नंबर के, यानी कि x का चौथा हिस्सा लेके उसमें से 1 माइनस कर दें। सब्ट्रैक्ट 1 फ्राम द क्वार्टर ऑफ द नंबर, उस नंबर के चौथे हिस्से में से 1 माइनस कर दें तो हमारा रिज़ल्ट वही आता है, सेम रिज़ल्ट आता है। तो हमने क्या करना है फाइंड दी नंबर, फिर फाइंड दी नंबर, तो मतलब क्या हुआ कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया कि x वाली को अलग कर लेते हैं, x वाली जो है इस साइड पे ले लेते हैं x/2, ये x वाली इधर आके माइनस हो जाएगी x/4, और जो x के बगैर हम इस साइड पे ले जाते हैं -1, इधर 3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -3। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा 4 एलसीएम आएगा, 2 को 4 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x आ जाएगा। आप जिस तरह जो है ना आप करते होते हैं एलसीएम, आप उस तरह करेंगे। 4 को 4 से कैंसिल कर दें तो 1 हो जाएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 -3 और -4 हो गया। अब 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x में से एक x निकाल दें तो कितने x बच गए, एक x ही बचेगा ना, और 4 को उठा के यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा -16। तो ये x की वैल्यू क्या आई है -16, यानी कि इस नंबर को अगर हम उसमें जो है ये काम करें, इस नंबर के साथ ये वाला काम करें तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आता है। तो हमारे नंबर कितना आया -16, इधर लिखेंगे इज़ रिक्वायर्ड नंबर, इज़ रिक्वायर्ड नंबर। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, द सम ऑफ 2 नंबर्स, अब 2 नंबर आ गए हैं, ठीक है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 5 एंड देयर डिफरेंस इज़ 1, फाइंड द नंबर्स। यानी कि कहता है कोई से 2 नंबर हैं, हमें नहीं पता वो कौन से नंबर हैं, जो हमें चीज़ नहीं पता वो हम क्या कर देंगे लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सोल्यूशन, हम लेट करते हैं लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर किसके बराबर हम लेट करते हैं, हम लेट करते हैं x के बराबर, x के बराबर है। उसके बाद कहता है 2 नंबर हैं तो हम लेट करेंगे लेट दी सेकंड नंबर, यारी बात है 2 नंबर हैं तो हमें दोनों लेट करने पड़ेंगे ना, तो वो क्या है y, हम कहते हैं एक x है तो दूसरा y है। फिर हमने क्या करना है, अब हम जब लेट कर चुकेंगे हमने फ़ौरन लिख देना अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। ये चीज़ लिख के हमने क्या करना है, फिर हमने क्वेश्चन को पढ़ना है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 5,
एंड देयर डिफरेंस इज़ 1, यानी कि दो नंबर हैं x और y, उनका सम करें यानी कि उनको प्लस करें तो क्या आता है हमारे पास 5 आता है, और उनको माइनस करें तो कितना आता है 1 आता है, यानी कि देयर डिफरेंस उनका फ़र्क क्या है 1 है। उनको माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 1 आता है। फाइंड दी नंबर्स, यानी हाली नंबर नहीं लिखा हुआ, फाइंड दी नंबर्स, तो वो हमने नंबर फाइंड करने हैं x और y। तो लिहाजा ये इक्वेशनें बन गई दो, यानी कि 6.9 जो हमने पीछे हल की है वो उस तरह की क्वेश्चन बन गया। तो हमने इनको सॉल्व ही करना, बस इसको 1 का नाम दे देंगे, इसको 2 का नाम दे देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को अगर जमा करें तो ये y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, तो इधर नीचे x प्लस x करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये तो ज़ीरो हो गया। और 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 3। x की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। अब यूजिंग x इन दोनों में से किसी में भी x की जगह पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो हम 1 में पुट कर देते हैं। यूजिंग x इज इक्वल टू 3 इन 1 वाले में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ये इस x को उठा के इस x की जगह हम रख देते हैं, तो x 3 प्लस आगे y है, y को नहीं छेड़ना, इज इक्वल टू 5। तो ये 3 जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो 5 में से 3 निकालें तो हमारे पास कितना बचता है 2 बचता है। तो इसका मतलब है x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है, तो जो हमने नंबर फाइंड करने थे वो दोनों नंबर आ चुके हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई है 2 और x की वैल्यू 3 आई है, y की वैल्यू 2 आई है। तो आपने लिखना है सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कौन कौन से हमें रिक्वायर्ड नंबर मिले हैं, एक 3 है एंड दूसरा क्या है 2, 3 एंड 2। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, लेकिन शर्त यह है कि आपने समझ के इसको हल करना है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहा ये क्वेश्चन तो आप बुक अपने सामने रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 4, द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ वन नंबर एंड थ्री टाइम्स ऑफ द अदर नंबर इज़ 43, फाइंड द नंबर। यानी कि फिर वही काम करना है कि आपको जब दो नंबर इधर नज़र आ रहा है कि दो नंबर हमें नहीं पता वो कौन से दो नंबर हैं, तो फ़ौरन आप लेट कर लेंगे, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड अनदर नंबर, दूसरा नंबर अनदर नंबर इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ये लेट करने के बाद फ़ौरन लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। ये दो चीज़ें लेट करके आपने फ़ौरन दोबारा पढ़ना है क्वेश्चन को। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 4, दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है 4, यानी कि x माइनस वाई करें तो कितना आता है 4 आता है, दो नंबर का फ़र्क 4 हो गया। दिस सम ऑफ ट्वाइस ऑफ यानी कि सम लफ्ज़ लिखा गया, तो सम का मतलब है प्लस, सम इधर प्लस लिख देते हैं। सम ऑफ ट्वाइस ऑफ वन नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर इज़ 43, यानी कि एक नंबर का 2 टाइम्स और दूसरे नंबर का 3 टाइम्स, उन दोनों का जब सम करते हैं तो कितना आता है 43 आता है, ठीक है। तो फिर कहता है फाइंड दी नंबर्स, यानी नंबर्स फाइंड करने हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे 6.9 में आपने पढ़ा है, 3 मेथड आपने पढ़े हैं। पहले में पढ़ा था आपने कोफिशिएंट मेथड वाला, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों में से कोई भी मेथड इसमें लगा के आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो हम लगाते हैं दूसरे वाला मेथड जिसको कहते हैं, चले पहले वाले लगा देते हैं, दूसरे वाले भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से x को अलहदा कर दें और x को उठा के इसमें पुट कर दें तब भी वो इस तरह भी हल कर सकते हैं, और या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि पहली जो इक्वेशन है इसको
या 3 से या 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आ जाएगा, इधर 2 से करेंगे तो इधर 2x आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशंस को, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग 3 विद इक्वेशन 1, ठीक है ना। 1 वाली से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 3 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12 हो गए। और हम इसमें इसको प्लस कर देते हैं, यानी 2 को प्लस कर देते हैं इसमें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 43। इसमें ये प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और ये 3 और 2 कितने हो गए, 5x ठीक है। 3 और 2 कितने हो गए, 5, 4 और 1 कितने हो गए, 5। तो ये कितना आ गया, 5x इज इक्वल टू 55। तो दोनों तरफ हम किस से डिवाइड करेंगे, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 11 5 55, x इज इक्वल टू 11 आ गया। इसका मतलब है एक नंबर तो आ गया हमारे पास, यानी कि x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू को उठा के 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, यूजिंग x इन 1, यानी x वाली जो है जो वेरिएबल है उसको हम 1 में पुट कर देते हैं। तो x की जगह इधर क्या रख देंगे, 11, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 11। तो इधर x की जगह 11 माइनस y हो जाएगा इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मुझे बताएं, हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, y इधर नेगेटिव है तो उधर जाके y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, y उधर जाके पॉजिटिव हो गया। फिर 11 में से 4 निकालेंगे तो कितने 7 बचेंगे, तो y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है, और यही हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। यानी आप आखिर में क्या लिखेंगे, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखें, अदनान इज़ 7 ईयर्स ओल्डर दैन अदील, यानी कि अदनान की उम्र अदील से 7 साल ज़्यादा है। ओल्डर का मतलब है ये ज़्यादा पुराना है, तो इसकी उम्र ज़्यादा है। फिर अदनान की उम्र अदील की उम्र से 7 साल ज़्यादा है। अब हमें ये तो नहीं पता इसकी उम्र कितनी है, अदनान की उम्र कितनी है, तो हम ये लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लेट कर लेंगे कि अदनान की एज x है, लेट अदनान एज, अदनान की एज कितनी है, x है, और अदील्स एज कितनी है, अदील्स एज वो भी हमें कोई नहीं पता, वो हम कह लेते हैं y के बराबर है। जब चीज़ें लेट कर लें उसके बाद हमने क्या लिखना होता है, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। ये लिख के हम क्या करते हैं, हमने दोबारा पढ़ना होता है, जो क्वेश्चन दिया होता है उसको दोबारा पढ़ते हैं हम। अदनान इज़ 7 ईयर्स ओल्डर दैन अदील, यानी कि अदनान की जो उम्र है वो अदील से 7 साल ज़्यादा है। तो लिहाजा अगर अदनान की जो है उम्र में से 7 साल माइनस कर दें, ठीक है, तो किसकी एज आ जाती है, अदील की एज आ जाती है, ठीक है। यानी अदनान की एज में से 7 साल निकाल दें तो अदील की एज आ जाती है। तो इसका मतलब यही है ना कि उससे 7 साल वो कम है, यानी 7 साल जो है ना वो उससे छोटा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और क्या दिया हुआ उसके आगे पढ़ते हैं, फाइंड देयर एजेस व्हेन 1/4 ऑफ अदनान्स एज, यानी कि 1/4 ऑफ अदनान एज, अदनान की एज का के साथ हम 1/4 मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1/4x, ये हो गया। उसके बाद क्या है, इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ अदील एज, इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ अदील्स एज, यानी कि y, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने लिख के हमने क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यूज़। तो यहाँ से 4 और 2 का एलसीएम क्या है, या इस तरह कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x, और 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 4y, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x इज़ इक्वल टू 2y हो जाएगा। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। इस x को उठा के हम इसमें पुट कर देते हैं, यूजिंग 2 इन 1, 2 को 1 में इस्तेमाल करते हैं x की जगह, तो x की जगह क्या लिख देंगे 2y माइनस 7 इज़ इक्वल टू y। तो देखें y की जो बड़ी वाली किधर है, ये 2y है, ये y इधर आके
वाई टू इधर आके माइनस वाई हो जाएगा और ये -7 इधर जाके +7 हो जाएगा। 2y में से एक y निकालें तो y इज़ इक्वल टू 7 ही बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई है 7। इस y की वैल्यू को उठा के हम पुट कर देते हैं इस 1 में, ठीक है, यूजिंग या 2 में पुट कर देते हैं इधर, ये आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यूजिंग y इज़ इक्वल टू 7 इन 2 में रखते हैं जी y की जगह 7, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई की जगह हम 7 रख देते हैं, 7 2 ज़ार 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। तो ये हमारा क्या है, तो आप आखिर में लिखेंगे सो x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू 7 आर रिक्वायर्ड एजीज़, यही उम्रें हमें चाहिए थी क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक हो गया, 5 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह का है कि 5 years ago 5 साल पहले एक्सन एज वाज 7 टाइम्स ऑफ शकील्स एज। अब फिर हमें ना एक्सन की एज पता है ना शकील की एज पता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखे फ़ौरन आपने लेट कर देना है एक्सन एज एक्स के बराबर है, एक्सन एज एक्स के बराबर है और शकील्स एज ये किसके बराबर है वाई के बराबर है, ठीक है। हमें दोनों की नहीं पता तो हम एक्स और वाई ऐड कर लेते हैं दोनों का। तो उसने कहा है कि 5 साल पहले 5 years ago एक्सन एज वाज 7 टाइम्स ऑफ शकील्स एज, ये दोनों हमने लेट कर दिया है, फ़ौरन हमने लिख देना अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। तो फिर हमने दोबारा पढ़ना है इसको। 5 years ago 5 साल पहले एक्सन्स एज वाज 7 टाइम्स ऑफ शकील्स एज, यानी कि 5 साल पहले एक्सन की जो एज थी, एक्सन्स एज इज़ इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ, यानी कि 7 मल्टीप्लाइज ऑफ शकील्स एज। तो कहता है 5 साल पहले एहसन की जो उम्र थी शकील की उम्र के साथ मल्टीप्लाई करें उसके बराबर थी, 7 टाइम्स थी। तो यहाँ क्या मतलब है, 5 साल पहले की बात हो रही है, इसका मतलब है एक्स में से 5 साल निकाल देते हैं, क्योंकि अभी तो एक्स है ना उसकी उम्र, अभी क्या है उम्र उसकी एक्स है, तो 5 साल पहले की बात है तो x -5 की बात हो रही है। 7 इंटू शकील की एज भी 5 साल पहले ही बात हो रही है, अभी तो y है उसकी, तो 5 साल पहले करें तो y -5 जो है हो जाएगा, 5 साल पहले चले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, x -5 इज़ इक्वल टू 7y -7 5 ज़ा 35, ये y वाली टर्म इधर उठा के ले जाते हैं, 5 वाली इधर ले जाते हैं, 7 -7y और ये 7y इधर आके क्या हो गया -7y, x इधर ही है और -5 इधर जाके क्या हो जाएगा +5, 35 इज़ इक्वल टू, तो यहाँ से 35 में से 5 निकालें तो 30 बचेंगे, लेकिन साथ माइनस भी आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस लगा हुआ है। x -7y, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ये इक्वेशन हमने 1 बना लिया है। अब हमने अभी तक हमने काम किया यहाँ तक, ठीक है, अभी यहाँ से लेकर हमने काम किया यहाँ तक, बट आफ्टर 3 years 3 साल बाद एक्सन एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ द शकील एज, ठीक है। कहते 3 साल बाद एक्सन की जो एज हो जाएगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी शकील की एज के। तो अभी मुस्तकबिल की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे आफ्टर 3 years एक्सन की जो एज है, एक्सन्स एज इज़ इक्वल टू कितने टाइम में हो जाएगी, शकील की एज के कितने टाइम हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ शकील्स एज, ठीक है। अब मुझे बताएं कितने साल बाद की बात हो रही है, 3 साल बाद, इसका मतलब है 3 आने वाले साल हैं, तो x +3 कर देंगे, यानी कि अगले 3 साल जो है ना उस हमने शामिल करने साथ x +3 कर दिए, और 4 इंटू ये शकील की एज y थी तो y +3 कर देंगे, क्योंकि ये अगले आने वाले 3 सालों की बात हो रही है। x +3 इज़ इक्वल टू 4
मल्टीप्लाई वाई करेंगे तो 4y हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 4 3 ज़ार 12 हो जाएगा। तो y वाली उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके ये माइनस हो जाएगी, और ये 12 है, इधर ये 3 प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 5। 12 में से 3 निकालें तो कितने बचेंगे 9। तो ये हमारी कितनी इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर 2। आपने क्या करना है, आपने जस्ट इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। वो वैल्यूज़ जब निकल आएंगी तो आप कहेंगे कि वो वही दो जो नंबर हैं x और y, वो शकील जो एक्सन की एज है x और y की जो वैल्यू आएगी वो शकील की एज निकल आएगी। तो ये आपने काम खुद करना है, क्योंकि ये 6.9 वाला काम है इन दोनों को सॉल्व करना, तो अपनी मर्ज़ी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं, हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज़ 5 मोर देन न्यूमरेटर। इसका मतलब है अब किसकी बात हो रही है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की, लेकिन ये दोनों हमें नहीं पता, तो हम इनको लेट कर लेते हैं। लेट डिनोमिनेटर चले पहले न्यूमरेटर लिखते हैं। लेट न्यूमरेटर बराबर है न्यूमरेटर इज़ इक्वल टू न्यूमरेटर है या न्यूमरेटर है, ये बराबर है x के, और जो डिनोमिनेटर है वो किसके बराबर है, हम खुद कह लेते हैं डिनोमिनेटर ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो जो ही लेट कर लें तो उसके बाद हमने क्या लिखना होता है, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। ये लिख के आपने क्या करना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना दोबारा। कहता है कि डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 5 मोर देन न्यूमरेटर। तो हमने क्या न्यूमरेटर हमने क्या लेट किया x और डिनोमिनेटर y के लेट किया है। तो कहता है डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज़ 5 मोर देन न्यूमरेटर, यानी जो डिनोमिनेटर है वो जो न्यूमरेटर से 5 मोर है, यानी कि उसमें 5 प्लस करना पड़ेगा। कि अगर न्यूमरेटर में 5 प्लस करें वो तो डिनोमिनेटर के बराबर आता है, यानी कि y के बराबर आता है। ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज़ 5 मोर देन न्यूमरेटर, यानी कि जो y है वो कैसे हासिल होता है, यानी डिनोमिनेटर कैसे हासिल होता है अगर न्यूमरेटर में 5 को जमा करें, 5 मोर इसलिए उसने बोला है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गई है। ठीक है, उसके बाद दूसरी यहाँ तक हमने काम कर दिया। बट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्राम द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन वी गेट 1/6। कहता है अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को माइनस कर दें, न्यूमरेटर में माइनस कर दिया 2 से और डिनोमिनेटर में भी 2 से माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना हासिल होता है, 1/6 हासिल होता है, 1/6 हासिल होता है। तो कहता है वो क्या फाइंड करें, फाइंड दी फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो अगर फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो हमने इसका मतलब है x/y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x/y हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो x/y फाइंड करने के लिए तो पहले x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी पहले, और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये हम हल करेंगे, इसको 2 का अभी नाम नहीं देते, इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। 6 को इधर मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 6 इंटू x माइनस 2, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू वाई माइनस 2 हो जाएगा। 6x माइनस 6 2 ज़ार 12 इज इक्वल टू वाई 1 ज़ार वाई माइनस 2, और y इधर आके माइनस वाई हो जाएगा, और 12 जो है इधर जाके प्लस 12 हो जाएगा माइनस 2, और 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 में से 2 निकालें तो 10 बच जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 का हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने यहाँ से y पहले से अलग हुआ है, इसका मतलब है 1 को उठा के हम 2 में पुट कर देते हैं, तो हम ये फिर आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यूजिंग 1 इन 2, 1 में y पहले से अलग है तो y को उठा के इसमें पुट कर देते हैं। 6x माइनस वाई की जगह क्या रखें, x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, पहले इधर ही उसको इधर ही रहने देंगे। 6x माइनस x हो जाएगा, माइनस x, और माइनस प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 10। 6x में से एक x निकाल दें तो 5x बच जाएंगे, और ये 5 जो है हाली इसके साथ कोई x नहीं है तो इसको इधर ले जाते हैं, 10 माइनस 5 हो जाएगा, इधर 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा।
5x इज़ इक्वल टू 10 और 5 15 हो गए, x इज़ इक्वल टू 15, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, x अकेला रह जाएगा, 5 1 ज़र 5 5 3 ज़र 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 3 आई है। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको यूजिंग x इज़ इक्वल टू 3 इन 1, क्योंकि y की वैल्यू पहले से उधर अलग है तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। y इज़ इक्वल टू x की जगह हम क्या रख देंगे 3 + 5, तो y इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो अब हमने तो फाइंड करना था फ्रैक्शन, यानी कि x बाई 5 y फाइंड करना था, फ्रैक्शन फाइंड करनी थी। तो अब लिखेंगे 9 फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू x बाई वाई थी ना, तो x की जगह क्या रख देंगे 3, ये वाला 3 x की जगह रख देंगे और y की जगह क्या रख देंगे 8। तो ये हमारी क्या है फ्रैक्शन, ये हमारा आंसर है। तो उसके बाद हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 7 क्वेश्चन तकरीबन हो चुके हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फिदा बॉट 3 kg ऑफ मेलन्स एंड 4 kg ऑफ मैंगोस। अब कौन सी चीज़ें आ रही हैं, दो चीज़ें आ रही हैं, मेलन्स यानी कि खखड़ियाँ और यानी कि खरबूजे, और मैंगोस यानी कि आम और मेलन्स आ रहे हैं, उनकी कीमतें आ रही हैं। ठीक है, सॉरी कीमतें नहीं, उनके जो है वज़न आ रहा है। ठीक है, फिदा बॉट 3 kg मेलन्स एंड 4 kg मैंगोज़ फॉर 470 रुपीज़, यानी इतने रुपए में उसने ये दोनों चीज़ें मिला के खरीदी हैं। अन्नम ने क्या किया, अन्नम बॉट 5 kg मेलन्स, अन्नम ने 5 किलो मेलन्स यानी कि खकड़ियाँ और 6 किलो जो है आम उसने ख़रीदे हैं, कितने रुपए में 730 रुपये में ख़रीदे हैं। कहता है कैलकुलेट प्राइस ऑफ मेलन्स एंड मैंगोज़ पर kg, यानी कि ये तो उसने मिला के उसने बताया हुआ ना कि 3 kg मेलन है, 4 kg मैंगोज़ हैं। अब कहता है कि आपने क्या फ़ाइंड करना है कि प्राइस फाइंड करनी है 1 किलो के हिसाब से, यानी 1 किलो मेलन्स कितने के आएंगे और 1 किलो मैंगो कितने के आएंगे, पर kg लिखा हुआ ना, तो 1 किलो के हिसाब से वो कितने आएंगे। तो हम कहते हैं हमें नहीं पता कितने आएंगे, हम लेट कर देते हैं, लेट प्राइस ऑफ 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम ऑफ मेलन्स, यानी कि 1 किलो मेलन्स हमें नहीं पता कितने के आते हैं, तो हम कहते हैं कि x रुपए के आते हैं। इसी तरह प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ मैंगोज़, जो आम हैं वो भी हम कहते हैं वो y रुपए के आते हैं, हमें नहीं पता कितने आते हैं। जब चीज़ें लेट कर ली तो हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट हमने लिख देना है, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। ठीक हो गया। अब हम गौर से पढ़ते हैं। कहता है 3 किलोग्राम मेलन्स और 4 किलोग्राम मैंगोज़ इतने रुपए के आते हैं, 470 रुपये के आते हैं। तो 1 किलोग्राम x के बराबर हैं, तो 3 किलो कितने हो जाएंगे 3x जमा, और 4 किलो मैंगोज़ कितने हो जाएंगे 4y, क्योंकि मैंगोज़ है ना, मैंगोज़ के लिए y इस्तेमाल करेंगे। 4 किलो 1 किलो y के बराबर है मैंगोज़, और 4 किलो 4y के बराबर होते हैं। दोनों टोटल जमा करें तो कितने रुपए बन गए 470 रुपये के आते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और दूसरा क्या दिया हुआ हमें, दूसरा दिया हुआ है कि अन्नम ने कितने रुपए के ख़रीदे हैं, कहता 5 किलोग्राम मेलन्स, 5 किलोग्राम मेलन्स, तो 1 किलोग्राम कितने थे x के बराबर थे, तो 5 किलो हो गए 5x के बराबर। तो और कितने हैं, और उसने क्या ख़रीदा है 6 किलो मैंगो, 6 किलो आम ख़रीदे हैं, तो 1 किलो आम y के बराबर हैं, तो 6 किलो कितने होंगे 6y के बराबर, इज़ इक्वल टू टोटल कितने रुपए खरीद उसने लगाए हैं, अन्नम ने लगाए हैं 730 रुपीज़। इन दोनों इक्वेशंस को आपने खुद सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। जो x और y की वैल्यू आएंगी वही उन जो मेलन्स की प्राइस होगी, यानी 1 किलो ककड़ियों की और 1 किलो आमों की वो प्राइस होगी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है बिल्कुल। ठीक है, ये आपने इसको गौर से पढ़ना है, बिल्कुल इसी तरह है। 2 फुटबॉल 10 फुटबॉल बराबर 2300 जो है ना रुपीज़, कितने रुपए के आते हैं, तो ये आपने खुद करना है। इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 1
the fraction become 2/3. If the numerator and denominator of the same fraction are decreased by 2, it become 1/3. इसकी इनकी इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, आपने बाकी खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कहता है, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1। अब न्यूमरेटर भी हमें नहीं पता, डिनोमिनेटर नहीं पता, उनको आपने एक्स लेट कर लेना है, दूसरे को आपने वाई के इक्वल लेट कर लेना है। फिर क्या कहता है कि अगर डिनोमिनेटर, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1, द फ्रैक्शन बिकम 2/3। यानी कि न्यूमरेटर में भी 1 जमा कर दें, डिनोमिनेटर में भी 1 जमा कर दें, तो फ्रैक्शन कितनी बन जाती है, 2/3। 2/3 एक इक्वेशन ये बन जाएगी, इसको रीअरेंज करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना देंगे, इसको नाम दे देंगे। फिर क्या करना है, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 2, इट बिकम्स 1/3। कहता है कि अब उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको उसमें क्या माइनस कर दें, 2 माइनस कर दें, तो फिर हमने जो रिज़ल्ट आता है वो 1/3 के बराबर आता है। यानी कि x - 2 y - 2 करें तो कितना आता है, 1/3 के बराबर आता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, वही काम आपने करना है, फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो आपने x और y की वैल्यू फाइंड करके इसमें डाल देनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना हल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 6.10। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, हमारे चैनल मैथमेटिक्स फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अगर उनको फ़ायदा होगा तो आपको सवाब मिलेगा, अगर आप अच्छी नीयत से उनको शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।